हमारे देश की नॉर्थ ईस्ट सीमा से लगे एक देश की कहानी आज आपको बताएंगे, जहां की अधिकतर आबादी भगवान बुद्ध को अपना अनुयायी मानती है। लेकिन इस देश में सत्ता की लालची सेना ने कभी भी शांति नहीं आने दी। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सेना के ताकतवर होने का क्या इतिहास है, आज बात इसी पर करेंगे। म्यांमार में 1 फरवरी को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे हो गए। सेना ने 1 फरवरी 2021 को आंग सन सू की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी, जिसके बाद उन्हें और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां की सैन्य तानाशाही ने पिछले 2 साल में अपनी ही जनता पर खूब जुल्म किए हैं। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2900 नागरिक मारे गए हैं और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना द्वारा हो रहे बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध में कई नागरिक संगठनों ने हथियार उठा लिए हैं। यहाँ की सैन्य तानाशाही का विरोध करने वाली प्रमुख संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने वहाँ पर सैन्य तानाशाही के 2 साल पूरे होने पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए चिंता व्यक्त की है। म्यांमार में सैनिक शासन का एक लंबा इतिहास रहा है। इसे समझने के लिए आपको जानना होगा म्यांमार के इतिहास के बारे में। म्यांमार में भी भारत की तरह ही अंग्रेजों का राज था। साल 1937 में पहले ब्रिटिश शासन ने म्यांमार को भारत का एक राज्य का दर्जा दे रखा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि म्यांमार के बीच ये बर्मा कहां से आ गया, तो चलिए इसके बारे में भी आपको एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। म्यांमार में बहुत से जातीय समूह निवास करते हैं, जिसमें मान और पयू सबसे ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं। बाद में यहाँ चीन और तिब्बत की सीमा से विस्थापित होकर बर्मन जाति के लोग आकर बसे, जो बाद में यहाँ पर आकर बहुसंख्यक हो गए। इसी कारण इस देश का नाम बर्मा पड़ गया। 1989 में यहाँ के सैनिक नेताओं ने देश का अचानक नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। सैनिक शासकों ने कहा कि देश गुलामी के दिनों को भूलना चाहता है और जातीय एकता को बढ़ावा देना चाहता है, इसलिए देश का नाम बदला जा रहा है। देश का नाम भले ही बदल गया, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों ने इस नाम का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। हालांकि धीरे धीरे इस नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सरकार औपचारिक तौर पर अब भी इस देश का नाम बर्मा ही लिखती है। चलिए फिर वापस लौटते हैं म्यांमार के इतिहास पर। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी 1942 में बर्मा स्वतंत्र सेना की सहायता से बर्मा पर कब्जा कर लिया। वहाँ के लोगों को लगा कि जापान के साथ जाने से वहाँ के लोगों को आजादी मिलेगी, लेकिन वहाँ के लोग गलत साबित हुए। जापान ने म्यांमार में अपनी कठपुतली सरकार बना दी, जो ब्रिटिश से ज्यादा कट्टर साबित हुई। जिस बर्मा स्वतंत्र सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की मदद की थी, उसका एक गुट जापान की मनमानी से तंग आकर आंग सान के नेतृत्व में एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम लीग बनाकर उसने ब्रिटेन से मदद ली और जापान को हरा दिया। आंग सान ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में वहां पर शासन करने लगे। वहां की सत्ता चलाने में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें ब्रिटेन को खुश करने के साथ साथ अपने देश की जनता को भी खुश करना था। 1947 में एक विरोधी गुट द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। बता दें कि आंग सान को म्यांमार का राष्ट्रपति कहा जाता है। आंग सान के बाद वहाँ की सरकार का मुखिया बनते हैं यूनू। उसके कुछ समय बाद ही 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को अंग्रेजों से आजादी मिल जाती है। यूनू म्यांमार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ सालों तक म्यांमार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद 1958 में एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग में फूट पड़ जाती है, जिसके बाद यूनू के रिक्वेस्ट पर तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ने विन केयरटेकर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। विन के केयरटेकर प्रधानमंत्री बनने की घटना को म्यांमार के इतिहास में सेना की राजनीति में एंट्री के रूप में देखा जाता है। 1960 में म्यांमार में चुनाव होता है, जिसके बाद वहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है। 2 मार्च 1962 को म्यांमार के इतिहास में पहली बार तख्ता पलट हुआ। 2 साल के लिए केयरटेकर प्रधानमंत्री बनने वाले जनरल ने विन के नेतृत्व में ये तख्ता पलट हुआ। अगले 26 सालों तक लगातार म्यांमार में सैन्य तानाशाही चलती रही और इस बीच वहाँ पर संविधान को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। 1988 तक वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी चली, जिसका नाम था बर्मा सोशलिस्ट पार्टी। इसमें केवल सेना के अधिकारी को ही सत्ता पर काबिज होने का हक था। बाकी सभी विरोधी पार्टियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। सैनिक तानाशाही के दौरान यहाँ फ्री प्रेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। जो सेना चाहती सिर्फ वही खबरें यहाँ अखबारों में छपती। म्यांमार को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया गया। यहाँ के उद्योग धंधे को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। सैन्य सरकार को यहाँ पर मिलिट्री जुंटा कहा जाता था। सैनिक शासन के दौरान यहाँ पर मानवाधिकारों का खूब उल्लंघन हुआ। 1988 में यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा जाती है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर 1987 में नोटबंदी कर दी थी, जिसके बाद यहाँ ब्लैक मार्केटिंग, भ्रष्टाचार
और महंगाई चरम पर पहुंच जाती है। भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच 26 साल से राष्ट्रपति रहे जनरल विंग को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी जगह सा मांग ने ली, जिसके नेतृत्व में सेना ने शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के दौरान जनता पर बर्बरता की हदें पार कर दी। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। 8 अगस्त 1988 को सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 3000 से ज्यादा मौतें हुई। तारीख, महीना और साल में एक ही डिजिट 8 होने की वजह से म्यांमार के इतिहास में ये तारीख 8/8/8/8 से मशहूर हो गई। सेना ने हिंसा के दम पर आंदोलन को कुचल दिया। अब मैं आपको एक ऐसे नाम के बारे में बताने वाला हूँ जिनके नाम के बिना म्यांमार का इतिहास कुछ भी नहीं है। जब म्यांमार में सेना के विरुद्ध आंदोलन हो रहा था, इसी दौरान अपनी बीमार मां को विदेश दिखाने आई एक 33 साल की लड़की यहाँ के लोगों के दिलों में नायिका बन जाती है। इस लड़की का नाम था आंग सान सू की। जापानियों को अपनी धरती से भगाने वाली आंग सान की छोटी बेटी आंग सान सू की म्यांमार में धीरे धीरे काफी लोकप्रिय हो जाती हैं। सू की ने 27 सितंबर 1988 को नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक संगठन की स्थापना की, लेकिन इस संगठन की स्थापना के बाद 20 जुलाई 1989 को उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। इस दौरान उन्हें ये ऑफर दिया गया कि अगर वो देश छोड़कर चली जाएं, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इस दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। दुनिया भर में मिलने वाले दबाव के चलते म्यांमार की सेना सरकार ने सभी पार्टियों के बीच चुनाव करने का फैसला किया, जिसमें आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 492 में से 392 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन सेना ने चुनाव के रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और सू की को एक बार फिर नजरबंद कर लिया। साल 1991 में सू की को म्यांमार में उनके द्वारा किए गए काम के चलते नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो इस वक्त भी नजरबंद थी। उनकी तरफ से उनके बेटे अलेक्जेंडर ने पुरस्कार ग्रहण किया। 1990 से 2010 के दौरान सू की कई बार कई सालों के लिए नजरबंद रही। इस बीच सू की के पति कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन उनके पति को सैनिक सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया। उनके पति माइकल एरिस का 1999 में लंदन में निधन हो गया, लेकिन सू की उनकी मृत शरीर को भी नहीं देख सकी। इसके बाद सू की को कई बार नजरबंदी से छूट मिली, लेकिन उनके द्वारा लगातार सेना के विरुद्ध चलाई जाने वाली मुहिम के चलते उन्हें फिर से नजरबंद कर लिया जाता है। लगातार इंटरनेशनल कम्युनिस्ट द्वारा बनाए जाने वाले प्रेशर के चलते उन्हें फाइनली 3 नवंबर 2010 को हाउस अरेस्ट से छोड़ दिया गया। 2011 में सू की को प्रतिबंधों में धीरे धीरे छूट दी गई, जिसके बाद वे कहीं भी जा सकती थी। सू की ने 2012 के जनवरी में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। वो अप्रैल में हुए चुनाव में आसानी से अपनी सीट पर जीत दर्ज कर लेती हैं। मई 2012 में 1988 के बाद पहली बार उन्होंने म्यांमार से बाहर थाईलैंड की यात्रा की, जिसके बाद उन्होंने यूरोप सहित कई देशों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने ओस्लो में नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने पर भी भाषण दिया। म्यांमार में 2015 में पहली बार फ्री चुनाव कराया जाता है, जिसमें सू की पार्टी NLD को भारी बहुमत मिलती है, लेकिन इसके बाद भी सू की म्यांमार की राष्ट्रपति नहीं बन पाती हैं। इसके पीछे वजह थी कि सेना ने वहां की संविधान में 2 नियम जोड़ दिए थे, जिसमें पहला था कि म्यांमार का राष्ट्रपति वो व्यक्ति नहीं बन सकता जो पॉलिटिकल प्रिजनर यानी राजनीतिक बंदी हो और उस पर क्रिमिनल केस हो। दूसरा नियम वहां की सेना ने ये जोड़ दिया था कि अगर किसी व्यक्ति का पति, पत्नी या बच्चे की विदेशी नागरिकता हो तो वे राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ये दोनों ही नियम वहां की सेना ने जानबूझकर सू की को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रिहाई से पहले ही बना दिया था। सू की के बच्चे और पति विदेशी नागरिक थे। इसके साथ सू की पॉलिटिकल प्रिजनर भी थी, इसलिए ये दोनों ही नियम उन पर लागू हो रहे थे। म्यांमार में सू की पार्टी ने भारी बहुमत से सरकार बनाई थी, इसलिए उनकी सरकार ने एक नया पद बनाया जिसे स्टेट काउंसलर कहा गया। ये पद प्रधानमंत्री की तरह था। इस पद को राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया। म्यांमार की सत्ता पूरी तरह से सू की के हाथों में थी, लेकिन कई बार ऐसा लग रहा था कि सेना अब भी पर्दे के पीछे शक्तिशाली बनी हुई है। साल 2017 में ये बातें और भी स्पष्ट हो गई जब म्यांमार के रखाइन प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्या मुस्लिम पर वहां की सेना ने मनमाने ढंग से हत्याएं की, औरतों का शोषण किया। 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन की भयावह तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई। लाखों रोहिंग्या को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद सू की के सरकार पर कुछ भी नहीं करने का आरोप लगा। इस मामले पर वहां की सरकार ने उस समय ये कहा था कि ये महज चरमपंथियों पर कार्रवाई हो रही है। इस तरह के बयान सामने आने के बाद सू की आलोचना
पूरी दुनिया में होने लगी। सू की के नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की बात भी की जाने लगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेना के साथ तालमेल बैठाने के चक्कर में सू की सरकार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं किया, यानी सेना अब भी वहाँ की सत्ता में बड़ा रोल निभा रही थी। 2020 के नवंबर में वहाँ पर एक बार फिर से चुनाव होता है, जिसमें एक बार फिर सू की के पार्टी को वहाँ पर भारी बहुमत के साथ जीत मिलती है। इसी जीत के बाद सेना ने ये आरोप लगाया कि चुनाव में खूब धांधली की गई है। संसद का नया सत्र जिस दिन से शुरू होना था, उसी दिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया, यानी 1 फरवरी 2021 की तारीख से लगातार देश में सैनिक शासन लगा हुआ है। सू की पर कई गंभीर आरोप लगाकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद से मिलिट्री लीडर जनरल मिंग आंग हलिंग देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 1 फरवरी 2021 के तख्ता पलट के पीछे जो असली कारण बताया जाता है, उसके पीछे की असली वजह है सेना का डर। म्यांमार के संविधान में कुल सीट के 25% सीटें सेना के लिए आरक्षित की गई हैं। सेना को डर था कि संसदीय सत्र के पहले दिन कहीं इस नियम में बदलाव न हो जाए। अगर इस नियम में बदलाव हो जाता है तो म्यांमार में सेना की दखलंदाजी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। म्यांमार के तख्ता पलट के 2 साल बाद वहाँ की हालत बेहद ही खराब है। वहाँ की इकोनॉमी पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिसे वहाँ की सैनिक सरकार संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए कई गुट हथियारों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे गुटों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी जमा रखा है। म्यांमार की सेना ऐसे गुटों पर समय समय पर एयर स्ट्राइक के जरिए बमबारी करती है। म्यांमार की सेना ने 12 जनवरी को भारत के मिजोरम राज्य से सटे काचीन राज्य के कैंप विक्टोरिया में लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले गुट चीन नेशनल आर्मी के ट्रेनिंग कैंप पर बमबारी की, जिसमें एक महिला समेत 7 लोकतंत्र समर्थक के मारे जाने की खबर सामने आई थी। म्यांमार की सेना द्वारा किए गए इस बमबारी को कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में भारतीय सीमा में बमबारी की घटना के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया। पिछले 2 साल में वहां विद्रोहियों और सेना के बीच भिड़ंत में अब तक 3000 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, 40,000 घर तबाह हो गए हैं, 15 लाख लोगों को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ के 1 करोड़ 76 लाख लोगों को सहायता की जरूरत है। यहाँ की सेना ने इन समस्याओं को सुलझाने के बजाय यहाँ पर आपातकाल को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ की सेना सरकार ने हाल ही में चुनाव से जुड़े नियम में भी परिवर्तन कर दिए हैं, जिससे अब सेना समर्थित पार्टियों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों को चुनाव लड़ने में मुश्किल होगी। इस बीच वहाँ की सबसे लोकप्रिय नेता सू की को वहाँ की सैन्य अदालत ने 33 साल की सजा सुनाई है। उन्हें अवैध तरीके से जेल में रखने को लेकर दुनिया भर में निंदा हो रही है। म्यांमार में लोकतंत्र का जो सूरज आंग सान सू की और वहाँ की जनता के लंबे संघर्षों से जो निकला था, उसे वहाँ के काले बादल रूपी सेना ने अनिश्चितकालीन समय के लिए ढक लिया है। दोस्तों, म्यांमार की ये कहानी उनके 2 पड़ोसी देश भारत और चीन के बिना खत्म नहीं हो सकती है। अगर आप म्यांमार के नक्शे को देखेंगे तो उनके उत्तर पश्चिम सीमा पर पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। वहीं उत्तर सीमा पर लगा है चीन के कब्जे वाला तिब्बत और उसका हुनान राज्य। भारत जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहीं चीन सिंगल पार्टी सिस्टम वाला बिना लोकतंत्र का देश है। म्यांमार को अपने पक्ष में रखने के लिए चीन हमेशा से वहां की सैनिक सरकार को मदद करता रहा है, क्योंकि चीन को ऐसे देश पसंद आते हैं जहां लोकतंत्र ना हो। जहां लोकतंत्र नहीं होता है, चीन वहां अपनी मनमर्जी आसानी से चला पाता है, क्योंकि बिना लोकतंत्र वाली सरकारें जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होती हैं, और ऐसे में चीन का एजेंडा खूब फलता फूलता है। जब म्यांमार में सू की के नेतृत्व में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का गठन हुआ, तो फिर वहां चीन अपने एजेंडा को लागू करने में नाकाम हो गया। ऐसे में माना जाता है कि 2021 में हुए तख्तापलट को चीन का भी समर्थन प्राप्त था। चीन ने म्यांमार की सेना को गोला और बारूद देकर भी समर्थन किया था। चीन ने खुद ही एक बयान जारी कर कहा था कि वहाँ की सेना के साथ उसके रिलेशंस बेहद ही हिस्टोरिकल हैं। आगे भी वो म्यांमार की मदद करता रहेगा। म्यांमार की सेना के प्रति चीन के इस समर्थन का प्रमुख कारण है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन का प्लान उनान प्रांत से हिंद महासागर के तट तक एक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कॉरिडोर बनाने का है। म्यांमार की चुनी हुई सरकार ने इस समझौते में देश को शामिल कर लिया था, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन म्यांमार में सेना का राज आने से चीन के लिए ये सब आसान हो गया है। चीन म्यांमार का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी म्यांमार का सबसे ज्यादा बिजनेस चीन से ही चलता है। चीन से मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन, गाड़ियाँ और मेटल से बना सामान म्यांमार आता है। म्यांमार से केले, चावल, पेट्रोलियम गैस, रबड़ और टीन जैसी चीजें चीन भेजी जाती हैं। म्यांमार में तेल और प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। चीन की हमेशा इस पर नजर लगी रहती है, इसलिए उसने म्यांमार के रखाइन प्रांत में नेचुरल गैस और ऑयल की पाइपलाइन बनाई है। चीन के लिए म्यांमार इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये म्यांमार के जरिए भारत को भी घेरना चाहता है।
चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत का स्टैंड म्यांमार की सैन्य तानाशाही और वहाँ के लोकतंत्र समर्थकों के लिए क्या है। भारत हमेशा से म्यांमार के लोकतंत्र की स्थापना के लिए समर्थन करता रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाली लोकप्रिय नेता सू की का भारत से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें लोकतंत्र के लिए किए गए प्रयासों के चलते जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया था। म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक भी भारत की तरफ हमेशा से उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। वहाँ के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लेकर मदद की अपील करते हुए देखे गए थे, लेकिन भारत की कूटनीतिक मजबूरी वहाँ के लोगों का समर्थन करने से रोक रही है। पूर्वोत्तर के राज्य हमेशा से भारत के लिए बेहद ही संवेदनशील रहे हैं, जिस पर चीन की नजर हमेशा से ही बनी रहती है, और खासकर अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 वो राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। इन राज्यों में अलगाववाद का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के उग्रवादी संगठन इन राज्यों में अभी भी हिंसा को अंजाम देते रहते हैं और इन क्षेत्र में भारत से अलग देश बनाने के विचार को हवा देते रहते हैं। ऐसे उग्रवादी और अलगाववादी संगठनों को चीन म्यांमार के रास्ते समय समय पर मदद पहुँचाता रहता है। ऐसे में भारत की डिप्लोमेसी के लिए ये बेहद ही जरूरी हो जाता है कि म्यांमार में बनने वाली हर सरकार के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। अगर म्यांमार के प्रेजेंट सरकार के साथ भारत की दुश्मनी रहेगी तो ऐसे में इन राज्यों के उग्रवादी संगठनों को म्यांमार में एक सेफ जगह मिल जाएगी, और वो भी भारत पर हमला करने की। लेकिन म्यांमार की सेना सरकार के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने के चलते भारतीय सेना को जब भी जरूरत पड़ती है तो म्यांमार की सीमा में घुसकर भी उग्रवादियों को मार गिराती है। म्यांमार में जारी सैन्य हिंसा को खत्म करने के लिए आंग सान सू के समेत राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके पक्ष में 12 देशों ने वोट किया। वहीं भारत, चीन और रूस जैसे देश वोटिंग में शामिल नहीं हुए। भारत ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि म्यांमार की डिजिटल समस्या को धैर्य से सुलझाने की जरूरत है, अन्य तरीके शांति के लिए खतरा है। भारत म्यांमार के सभी पक्षों से ये अपील करता है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए दुश्मनी खत्म कर एक दूसरे से बातचीत शुरू करें। भारत के म्यांमार स्टैंड पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि म्यांमार में लोकतंत्र का सूरज फिर से निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।